MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। दर्शकों, दिल्ली में जो धमाका हुआ, लाल किले में 10 नवंबर की शाम व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल उसमें एक्टिव था, लेकिन यहाँ पर बारूदी लैब भी एक्टिव थी। इसके बारे में दर्शकों आज हम आपको बताएंगे। आखिर कौन इस बारूद को बनाने के लिए लैब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा था व्हाइट कॉलर आतंकियों को। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी सबसे पहली खबर जो आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। आखिर कौन है ये वो एक टीचर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर जो इन व्हाइट कॉलर आतंकियों को विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बाकायदा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे केमिकल को इकट्ठा करना है, कैसे लैब में लेकर जाना है, और लैब से अगर ला रहे हैं तो दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं, और कैसे इस लैब को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दूसरी खबर जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, ये ऑपरेशन 26 का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जो धमाका हुआ 10 नवंबर की शाम को, उसमें डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर का नाम सामने आता है। डॉक्टर शाहीन भी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन 26 के नाम पर एक दूसरे के जान के, खून के प्यासे हो गए थे। ये 26 नंबर जो है, इसको आज हम डिकोड करेंगे। दर्शकों, आपको बताएंगे कि दिल्ली में विध्वंस के साथ साथ कत्ले आम की भी एक बड़ी तैयारी थी। दर्शकों, तीसरी खबर जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले ब्लूप्रिंट ममता बनर्जी के विधायकों ने तैयार करना शुरू कर दिया है। वहां कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की हम नींव रखेंगे। नींव रखने को लेकर अब इस पे प्रतिक्रिया दी जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, और पूरी तरह से एक वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर। ये कैसा ध्रुवीकरण है दर्शकों, ये तीसरी खबर है जो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि भाई ये कौन से लैब है। हम सीधा अल-फला यूनिवर्सिटी चलते हैं। हम बात करेंगे ये फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी, जो टेरर का, आतंक का केंद्र रही, जिस यूनिवर्सिटी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए कि वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ने जा रहे हैं, अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन वहां पर यह पता चलता है उसी लैब में, यूनिवर्सिटी के लैब में, यानी कि बिल्डिंग नंबर 17, कमरा नंबर 13, जिसके भीतर बैठकर लैब से केमिकल लाए जा रहे थे, और डॉक्टर मुजम्मिल उन केमिकल से ये तैयारी कर रहा था कि कैसे विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती है, दिल्ली को ब्लास्ट कैसे किया जाए। ये सब कुछ अल-फला यूनिवर्सिटी में हो रहा था। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी, 12 दिन हो चुके हैं दिल्ली में हुए धमाके को, और 12 से ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। देखिए, हमने अब तक आपको ये बताया अल-फला यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और बाकी जो साथी हैं मिलकर लगातार काम कर रहे थे। लैब में जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाकायदा ले रहे थे कि केमिकल्स को लाना है, फिर उनको छुपाना है। बल्कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर भी कुछ लैब का सामान लेकर गए हैं। तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। हमने आपको उस I-20 गाड़ी के बारे में भी बताया, सफेद रंग की गाड़ी जो अल-फला यूनिवर्सिटी में देखने को मिली थी। हमने आपको ये भी बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल और उमर ने कैसे शाहिद ने भी इस यूनिवर्सिटी में उस कमरे में बैठकर उसको एक वो अड्डा बनाया कि भाई मीटिंग पॉइंट बनाना है, यहीं पर आकर सारी मीटिंग करनी है। कैसे गाड़ी दिल्ली में जाएगी, कैसे धमाका होगा, उसके बारे में हमने आपको बताया दर्शकों। और साथ ही ये अलबेग वो आतंकी जिसके अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर भी कनेक्शन सामने आए हैं। लेकिन आज हम जो चौंकाने वाली जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो ये कि एक यूनिवर्सिटी के भीतर लैब में सफेद रंग का कोट पहनकर, आप सोचते होंगे कि कोई प्रैक्टिकल के लिए जा रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, किसी तरह का देख रहा है कि इस केमिकल से क्या बनता है, लेकिन वहां पर कुछ और चल रहा था। वहां पर एक बड़े धमाके की तैयारी चल रही थी। उस लैब में कौन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा था, इसमें कितने लोग शामिल थे, और कमरा नंबर 13 में और क्या कुछ हो रहा था। आज उसी यूनिवर्सिटी में कई सारे अभिभावक पहुंचे थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता में है, और वहां के प्रिंसिपल कह रहे हैं, वहां के बाकी प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ
अल फला यूनिवर्सिटी के लैब के भीतर क्या कुछ हो रहा था, कैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके विस्फोटक सामग्री तैयार की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। वो अल फला यूनिवर्सिटी जहां सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, वो अल फला यूनिवर्सिटी जहां लैब में छात्र केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं, उस यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों के बीच यूनिवर्सिटी के लैब में ही जैश के व्हाइट कॉलर आतंकी बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। देश को कैसे दहलाया जाए, किस केमिकल के इस्तेमाल से विध्वंसक बम बनाए जाए, कौन सा केमिकल कितना घातक है, ये सारी रिसर्च आतंकी अल फला में बैठकर कर रहे थे। एजेंसियां आतंकियों के इस बारूदी लैब तक पहुंच चुकी हैं और इसी को लेकर दिल्ली धमाके की जांच में अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आतंकियों ने किस तरह से अल फला के लैब का इस्तेमाल भारत की धरती को दहलाने के लिए किया था, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली धमाके के तार कहां-कहां जुड़े हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि विस्फोटक बनाने की ज्यादातर सामग्री आतंकियों ने हरियाणा के नूह से खरीदी थी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दिल्ली के भागीरथ पैलेस से लिए गए थे, तो वहीं फरीदाबाद के NIT मार्केट से भी आतंकियों ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीदा था। नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के लिए आतंकी उमर, आतंकी मुजम्मिल और आतंकी शाहीन ने बड़ी तैयारी की थी। लेकिन ये तैयारी 1-2 दिन में नहीं बल्कि अल फला की बारूदी लैब में कई महीनों से चल रही थी। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी उमर और आतंकी डॉक्टर शाहीन अपनी मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर अल फला यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी करते थे। यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर भी यूनिवर्सिटी के लैब से केमिकल निकाला जाता था। आतंकियों ने अल फला की लैब से ग्लासवेयर, अमोनियम नाइट्रेट और केमिकल टेस्टिंग किट चोरी किए थे। तो जांच में अल फला यूनिवर्सिटी की लैब से कई सामान गायब मिले हैं। ग्लासवेयर, अमोनियम नाइट्रेट और केमिकल टेस्टिंग किट लैब से बाहर तो निकाले गए, लेकिन रजिस्टर में इसकी कोई भी एंट्री नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अपने बैग और गाड़ियों की डिग्गी में केमिकल और केमिकल टेस्टिंग किट यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर जाया करते थे। NIA अब ये भी जांच कर रही है कि आखिर कौन सा केमिकल, कितनी मात्रा में कौन सा केमिकल ये बाहर लेकर के गए और कब यूनिवर्सिटी के बाहर केमिकल को पहुंचाया गया। इसके साथ ही NIA की टीम ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई विदेशी हैंडलर्स इन आतंकवादियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दिया करता था कि आखिर कौन से केमिकल से कितना विस्फोटक बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि आतंकियों ने लैब से कितनी मात्रा में घातक केमिकल चोरी किया था। लैब से निकालने के बाद केमिकल को किस आतंकी अड्डे पर सुरक्षित रखा गया था। लैब से चोरी किए गए केमिकल से कितने विस्फोटक तैयार किए गए थे और क्या आतंकियों की केमिकल सप्लाई चेन का हर किरदार एजेंसियों के शिकंजे में आ चुका है। अल फला यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी होने की जानकारी बाहर आने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर कर्मचारी फरार हैं। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में पूछताछ के दौरान विरोधाभास देखने को मिला है। ज्यादातर स्टाफ ने अपने फोन बंद कर दिए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिए हैं। दावा है कि धमाके वाले दिन 10 नवंबर की रात से कई फैकल्टी और डॉक्टर क्लास और ड्यूटी छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ को छिपना क्यों पड़ रहा है। क्या लैब से केमिकल लीक कराने में यूनिवर्सिटी के स्टाफ का भी हाथ है? आखिर स्टाफ क्यों भाग खड़ा हुआ है?
एनआईए को शक है कि सभी कर्मचारियों का एक साथ अंडरग्राउंड होना क्या ये कोऑर्डिनेटेड एग्जिट प्लान है। जिन अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की गई उन सभी को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही जांच एजेंसी अस्पताल से जुड़े हुए कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रही है और किस तरीके से लैब का सामान गायब किया गया इसको लेकर भी जांच एजेंसी जांच कर रही है। अस्पताल का कोई भी कर्मचारी अब जांच एजेंसियों के रडार पर है और यही कारण है कि चाहे वो डिजिटल सबूत हो, कॉल डिटेल्स हो, बैंक डिटेल्स हो, सोशल मीडिया एक्टिविटी, हर एक की नजर अब जांच एजेंसियों पर है और जांच एजेंसी हर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ अल्फला में जो छात्र पढ़ते हैं उनके परिजन अब परेशान हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। जिन परिजनों ने मोटा पैसा खर्च कर अपने बच्चों का एडमिशन अल्फला में कराया था उन्हें सब कुछ डूबता नजर आ रहा है। हमारी कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेके है। हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में। वो हमारे उसके बाहर है, दायरे के बाहर है। हमारा कंसर्न इतना है कि यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन और डिग्री की रिकॉग्निशन एंड बच्चों का फ्यूचर। अल्फला पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा चुका है। अल्फला पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। ऐसे में अल्फला में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उमर मुजम्मिल का ऑपरेशन 26 दर्शकों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको बता दूं अल्फला से जुड़े आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन शाहिद कैसे देश को जलाने की तैयारी कर रहे थे ये मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया। कैसे ये केमिकल चोरी करके एक अलग रणनीति बना रहे थे कि कहां कहां पर बॉम्ब प्लांट करना है और विस्फोटक सामग्री तैयार करनी है, चोरी की गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी में कैसे धमाका करना है। और डॉक्टर उमर तो उस गाड़ी में ही फट गया था 10 नवंबर की शाम को, जिसे सेल्फ सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है। लेकिन दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि धमाका करने से पहले व्हाइट कॉलर आतंकियों का ये मॉड्यूल एक दूसरे का गला काटने को भी तैयार हो गया था। अब यहाँ पर ये वजह क्या थी जो आपस में भिड़ रहे थे? क्या यहाँ पर डॉक्टर शाहीन शाहिद जो ये महिला आतंकी है ये मुख्य तौर पर वजह थी कि उमर और मुजम्मिल ये दोनों आतंकी भिड़ गए, या फिर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की जो महत्वाकांक्षा है वो टकरा गई थी? मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन 26 का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है दर्शकों वो ये कि इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने सेल्फ फंडिंग की थी। कहीं से अगर पैसा रुक रहा है तो इन्होंने क्या किया, जितना इनके पास पैसा जमा था इनके खाते में था, इन्होंने कहा कि हम सब मिलके सारे आतंकी जो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के जितने सदस्य हैं जो पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी बन गए थे, इन्होंने अपनी अपनी कमाई का हिस्सा देने का और उसको इकट्ठा करने का प्लान किया। अब मैं आपको बता दूं इसे सेल्फ फंडिंग कहते हैं, जिसमें खुद से पैसा दिया जाता है। ये जांच एजेंसियों में खुलासा हुआ है कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए आतंकियों ने कैसे पैसा इकट्ठा किया था। मेरे पास इस मोबाइल में पूरा डेटा है, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल जो अल्फला की यूनिवर्सिटी बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 में केमिकल लाकर विस्फोटक बना रहा था, उसने 5 लाख रुपए अपने पास से दिए। आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए दिए थे। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए थे। आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे और डॉक्टर जो शाहीन शाहिद है, आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपए दिए थे। फंडिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको बता दूं, जिसने 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख इकट्ठा करके इन्होंने 26 लाख रुपए का पूरा मोटा अमाउंट इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि केमिकल भी महंगे थे, कुछ और सामान भी चाहिए था। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग मार्केट में भी ये गए थे, पूरा सामान इकट्ठा कर रहे थे। 26 लाख रुपए इकट्ठा होने के बाद डॉक्टर उमर, आतंकी डॉक्टर उमर और आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? पैसा देखने के बाद क्यों कत्लेआम जैसी नौबत आ गई थी? आखिर क्या वजह थी, क्या प्लान था? ये ऑपरेशन 26 लाख कैसे डिकोड हुआ? देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकियों की फंडिंग हवाला के जरिए पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में बैठे सफेदपोश आतंकियों की आकाओं ने की थी। यह खुलासा एजेंसियों की जांच में लगातार हो रहा है। अल-फलाह और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मुजम्मिल, आतंकी उमर और आतंकी शाहीन शाहिद हवाला की फंडिंग से देश में बारूद की फैक्ट्री तैयार कर रहे थे।
साथ ही अपने ऐशो आराम पर भी यही पैसा खर्च कर रहे थे। आतंकियों ने हवाला के जरिए देश को दहलाने के लिए हुई फंडिंग से ही गाड़ियां खरीदी थी। साथ ही विस्फोटक और धमाके के लिए बाकी सामग्री भी इन्हीं पैसों से खरीदी थी। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि व्हाइट कॉलर आतंकियों ने दिल्ली में धमाका करने के लिए 26 लाख रुपए की सेल्फ फंडिंग की थी। 26 लाख में से ब्लास्ट के लिए आतंकी मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। आतंकी आदिल ने भी 8 लाख रुपए दिए। आतंकी मुजफ्फर ने भी 6 लाख रुपए की सेल्फ फंडिंग की। आतंकी उमर ने 2 लाख रुपए और आतंकी शाहीन ने भी 5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन 26 लाख रुपए की ये फंडिंग आतंकी उमर और आतंकी मुजम्मिल में विवाद का कारण बन गई थी। दोनों आतंकी पैसों को लेकर आपस में भिड़ गए थे। अल-फलाह में भी मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर जोरदार लड़ाई हुई थी, जिसे कई लोगों ने देखा था। झगड़े के बाद उमर ने अपनी रेड इको स्पोर्ट्स कार मुजम्मिल को दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक झगड़े के बाद आतंकी मुजम्मिल ने पूरे मॉड्यूल के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि मॉड्यूल के पैसे लौटाएं, या फिर दूसरी शर्त ये कि ब्लास्ट के लिए जो सामान खरीदा गया उसे मुजम्मिल के पास रखा जाए। मॉड्यूल ने दूसरा विकल्प चुना और सारा विस्फोटक सामान मुजम्मिल के पास रखवाया गया। 26 लाख रुपए को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि आतंक के लिए हुई फंडिंग के झगड़े को सुलझाने के लिए आतंकी उमर ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल समेत आदिल, मुजफ्फर और इरफान भी जुड़े हुए थे। पैसा तो उमर ने वापस नहीं किया, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी मुजम्मिल को दे दी गई। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में NPK खाद खरीदा था। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी आतंकी उमर मोहम्मद की थी। उमर मोहम्मद को विस्फोट के लिए केमिकल रिमोट और डिवाइस खरीदने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। आतंकी उमर की अब धीरे धीरे एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी उमर ने करीब 26 लाख की एक डीप फ्रीजर भी खरीदा था। इस फ्रीजर के अंदर वो सामग्री जो इकट्ठा कर रहा था, विस्फोटक जो इकट्ठा कर रहा था, उसे स्टोर कर रहा था और स्टोर करने के बाद धीरे धीरे एक साथ वो पूरे दिल्ली में अलग अलग लोकेशन में धमाकों के साथ अंजाम देना चाहता था। अब जांच एजेंसी कड़ी दर कड़ी उस पर जांच कर रही है। 26 लाख रुपए में से 6,50,000 रुपए खर्च कर आतंकी मुजम्मिल ने AK-47 भी खरीदी थी। यही AK-47 बाद में आतंकी आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी। जांच से साफ है, आतंकी सिर्फ धमाका ही नहीं, AK-47 जैसे घातक हथियारों से दिल्ली में कत्लेआम भी करना चाह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। दर्शकों, दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, उन आतंकियों को हमने एक्सपोज किया। आपको हर रोज चौंकाने वाले खुलासे बताते हैं, वो इनसाइड स्टोरी बताते हैं जो शायद आपको कहीं पर भी पता नहीं चले, किसी और चैनल पर नहीं। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको सीधा पश्चिम बंगाल लिए चलती हूँ। ये पश्चिम बंगाल में ये बाबरी मस्जिद की एंट्री कैसे हो गई है? वहां पर TMC के जो विधायक है हुमायूं कबीर, अब वो बार बार कह रहे हैं, बार बार बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात को कह रहे हैं। तो क्या ये पोलराइजेशन की राजनीति चुनाव से पहले TMC ने शुरू कर दी है? एक ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। दर्शकों, 2021 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो लगभग 75% मुसलमानों ने TMC को वोट दिया था। ये एक अनुमान लगाया जाता है। तो क्या इसीलिए ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है? फिर से ममता बनर्जी, उनकी पार्टी TMC, उनके विधायक हुमायूं कबीर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर से ये जात पात का खेल शुरू हो गया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल में बनाई जाएगी, उसकी नींव रखी जाएगी। देखिए इसकी इनसाइड स्टोरी, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। मस्जिद कहीं भी बनती है, मंदिर कहीं भी बने, तो मंदिर मस्जिद का निर्माण तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का निर्माण है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को धर्म ध्वजा लहराने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में TMC विधायक हुमायूं कबीर ने
बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर ली है। यकीन ना हो तो टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ये बयान सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वह भित्ति स्थापन होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सवाल ये है कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी टीएमसी ने अभी से शुरू कर दी है? क्या वोटों की खातिर टीएमसी को बाबर और बाबरी की याद सता रही है? क्या बाबरी का नाम सामने लाना टीएमसी के चुनावी प्लान का हिस्सा है? बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात छिड़ी तो बीजेपी अग्रेसिव मोड में आ गई। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी का संविधान में कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ भारत के लिए गौरवशाली क्षण है कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है उस पे पताका फहराई जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। तो ये पूछा जाएगा, संविधान में ममता बनर्जी की आस्था नहीं है। बाबरी का नाम चर्चा में आने के बाद एक बार फिर से देश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस जहां बाबरी की तारीफ कर रही है तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही हैं। क्या होगा, 700 साल हुकूमत तो की उन्होंने। उनके राज के अंदर जीडीपी भी 27% थी, 27% थी। ये भी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। वो यहीं पर आए, यहीं पर ख़त्म हो गए। आखिरी बादशाह ने अपना सर कलम करा लिया, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी मंजूर नहीं की। अपने बेटों का सर थाल में सजा करके सजा हुआ देखा, लेकिन ग़ुलामी मंजूर नहीं की। तो बाप उनके वंशज कलकत्ता की गलियों के अंदर बर्तन साफ कर रहे हैं, और जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की वो आपकी सरकार में मौज ले रहे हैं। देखिए, हिंदुओं के हत्यारों और आक्रांताओं के महिमा मंडन में हमेशा कांग्रेस पार्टी लीन क्यों रहती है? हमें सबको पता है कि जो मुग़ल आक्रांता आए, टीपू सुल्तान जो था या बाकी के भी मुग़ल आक्रांता थे, उन्होंने कई मंदिर तोड़े, उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण जबरन कराया, हिंदुओं को मारने का काम किया, और ऐसे हिंदुओं के हत्यारों को, ऐसे आक्रांताओं को कांग्रेस पार्टी हमेशा यूलोजाइज करती है। बंगाल में फिलहाल तुष्टीकरण जोरों पर है। बाबरी मस्जिद की बात हुई तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। सुनिए अखिलेश यादव और उनके सांसद ने टीएमसी के प्लान पर क्या कहा। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो ये बात हमारी, इनकी कोई सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। इनके पास और कुछ काम तो है नहीं, नाम बदलना, नाम कटाना। न इनको तो इतिहास का पता है, न इनको जानकारी है कौन कौन लोग ये देश की आज़ादी की लड़ाई में रहे हैं, कुछ जानकारी तो है नहीं। बाबरी मस्जिद पर राजनीति कोई नई बात नहीं। चुनाव में विपक्षी दल बाबरी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इस बार टीएमसी विधायक ने बंगाल में बाबरी की नींव रखने की बात कही तो हंगामा छिड़ गया। सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव में महागठबंधन का हाल देखने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हाथ धोने का डर सता रहा है? क्या इसीलिए ही टीएमसी के विधायक ने विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ा है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 27% से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यही दिक्कत है विपक्षी खेमे की। अगर हम बात करें या पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष की भी बात कर ले, बीजेपी से इतना डर जाते हैं
कि ये जात पात की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अब वहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने, उनके विधायक ने मुस्लिम वोटर्स को साधने के प्रयास शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनाव वहां पर आ रहे हैं, डर सता रहा है, मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं और फिर पानी पी पी कर मोदी को कोसते हैं, बीजेपी को कोसते हैं। बीजेपी हर सिर्फ मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचती है, कोई पर्सनल अटैक नहीं करती है। बिहार की जीत को देखकर ये सब लोग अभी से बौखला गए हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे दर्शकों यहाँ रुकना होगा, लेकिन पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से लगातार जारी है। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH